मैं हूं प्रियंका संभव, आपके लिए हर शाम को 4 बजे लेकर आती हूँ ये लाइव सेशन, जिसमें हम पर्सनल फाइनेंस से जुड़े आपके बहुत सारे कंफ्यूजन को दूर करते हैं, उनसे जुड़े सही रूल्स के बारे में आपको बताते हैं और आपकी पर्सनल फाइनेंस की प्लानिंग को बिल्कुल अच्छी तरह से कैसे आगे बढ़ाया जाए इस पर होती है बात। सोमवार को हम टैक्स पर बात करते हैं और वैसे भी 1 अप्रैल से इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग शुरू हो चुकी है। एक महीने में करीब 6 लाख लोगों ने अपना रिटर्न भी फाइल कर दिया है। जुलाई 31 तक आपको रिटर्न अपना भरना है और जो 6 लाख लोगों ने रिटर्न भरा है इसमें से 2/3 यानी 3.5 लाख से ज़्यादा रिटर्न्स तो अब तक प्रोसेस भी हो चुके हैं। यानी आप एज ए टैक्स पेयर जितनी तेज़ी से अपने रिटर्न को फाइल कर रहे हैं, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट भी उसी तेज़ी से इन्हें प्रोसेस भी कर रहा है। जब इनकम टैक्स की बात आती है तो इनकम रिपोर्टिंग को 5 हिस्से में बांटता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, यानी आपके 5 कैटेगरीज में कमाई होती है। पहली होती है इनकम फ्रॉम सैलरी, जितने भी सैलरी लोग हैं उनकी जो कमाई है वो इस कैटेगरी में आती है। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, घर के मालिक हैं उससे कमाई हो रही है। इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन्स फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। और आज मैं फोकस करना चाहती हूँ ये जो सबसे आखिरी कैटेगरी है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, क्योंकि हम इसे समझने में कई बार गलती करते हैं और इसीलिए हम अपने रिटर्न में इसके बारे में बताने में गलती करते हैं। इस पर टैक्स क्या कैसे हमें देना होता है, क्या हमारे बैंक हम इस पर टैक्स काटेंगे, हमें इसे पे करना है, इन सब पर आज मैं बात करने वाली हूँ। तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में क्या होता है क्या नहीं, इसके टैक्स लाइबिलिटी को लेकर के आपको क्या जानना है, इन सब सवालों का जवाब देने के लिए मेरे साथ जुड़ रहे हैं बिजज्ञान के को-फाउंडर चार्टर्ड अकाउंटेंट मनोज लांबा जी। मनोज जी नमस्ते, स्वागत है आपका मनी 9 में सर। तो मनोज जी तो एक जाना माना चेहरा है, अच्छे अच्छे वीडियोस बनाते हैं इनकम टैक्स पर और इसीलिए हम भी सर को ले आए हैं थोड़ा सा इस इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज को हमारे लिए इजी बनाने के लिए। मनोज सर से अगर आप भी क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो मनी 9 में ये आधे घंटे लाइव रहने वाले हैं, आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं अपने सवाल, ईमेल भी कर सकते हैं अगर आप चाहें तो, लेकिन व्हाट्सएप और ईमेल से भी ज़्यादा इफेक्टिव और तुरंत हम तक अपना सवाल अगर पहुंचाना चाहते हैं तो यूट्यूब पर जो टॉप चैट का बॉक्स नज़र आता है ना, जहां आप अपने कमेंट लिख सकते हैं। जैसे अभी मैं देख रही हूं अनित्य पाल कौर जी का एक सवाल आया हुआ है, आपका सवाल हम थोड़ी देर में ले रहे हैं, तो वहां जाकर के आप सवाल लिख लीजिए। और अनित्य जी ने जिस तरह से अपना सवाल डिटेल में लिखा है, ऐसे ही आप अगर डिटेल में लिखें तो हमारे एक्सपर्ट को भी आसानी होती है। और मनोज सर का एक बार फिर से स्वागत है। मनोज सर वेलकम। तो सबसे पहले मैं तो चाहूँगी कि आप ना जो ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज जो कैटेगरी है ना, इसे ही थोड़ा सा समझाइए कि इसमें इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में कौन कौन से और हेड्स होते हैं और हमारी कौन सी इनकम इस कैटेगरी में शामिल होती है। देखिए प्रियंका जी, जैसे आपने बताया कि इनकम टैक्स में हमारे इनकम को 5 भागों में बांटा गया। 4 भाग तो स्पष्ट हैं कि सैलरी की इनकम, हाउस प्रॉपर्टी की इनकम, बिजनेस प्रोफेशन की इनकम और कैपिटल गेन की इनकम। लेकिन अदर सोर्स में क्या इनकम आएगी ये क्लियर नहीं है। तो 4 घर तो हमें पता है, 5वां घर पता नहीं है। तो जो कुछ बच गया वो 5वें हेड में आएगा। अदर सोर्सेस में कोई भी इनकम आ सकती है जिनको इन 4 हेड में स्थान नहीं मिला है। तो इट इज ए रेजिडरी हेड, इट इज अवशेष हेड, जिसके अंदर आप कुछ भी इंक्लूड कर सकते हैं अगर वो इनकम की परिभाषा में फिट बैठता है। तो हम ये माने कि इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के जो हेड है, इसे अगर हम देखें, आपने कहा कि सभी कुछ आ सकता है, तो सभी कुछ को थोड़ा सा और स्ट्रीमलाइन कीजिए। जो 4 में नहीं आया वो यहाँ पे आया। हाँ, जैसे कि बैंक एफडी से होने वाला ब्याज जी, बैंक एफडी का ब्याज, डिविडेंड की इनकम, लॉटरी से इनकम, ऑनलाइन गेमिंग से इनकम, गिफ्ट से इनकम, आजकल वर्चुअल डिजिटल एसेट को चल रहे हैं उससे इनकम, शेयर बाजार के ऊपर जो आपको इंटरेस्ट की इनकम आ रही है, फैमिली पेंशन की इनकम आ रही है, सभी अदर सोर्स में आएंगे।
ओके सर, इसको हमें रिटर्न में कैसे दिखाना होता है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज? क्या हम जिस सोर्स से हमें ये कमाई होगी, जैसे एफडी का एग्जांपल लेते हैं, अब उसमें तो बैंक हमसे टीडीएस भी काट लेते हैं, तो क्या हमें उसे फिर अपने रिटर्न में दिखाना होता है? डिविडेंड में फिर क्या होता है? मतलब ये बहुत ही, हर चीज़ का तो अलग रूल होगा, लेकिन इसे हमें रिटर्न में दिखाना होता है ना, क्योंकि कैटेगरी तो रहती है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज की इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म देखिए, में। सबसे पहले तो मैं ये क्लियर करना चाहता हूं सारे व्यूअर्स को कि जो भी अदर सोर्स की इनकम है वो इनकम, और ओके, जो कुछ इनकम है वो आयकर विवरणी में आएगी ही आएगी। उस पर टैक्स लगना है, किस तरह से लगना है ये अगला सवाल है। लेकिन एक बार आप इनकम की परिभाषा में फॉल कर गए तो उसे आपको आयकर विवरणी में दिखाना है। सिमिलरली यहाँ पर लोग क्या गलती करते हैं, जैसे ब्याज की आय है, सेविंग बैंक ब्याज की मैं बात करूंगा, आपने तो एफडी की बात की, मैं सेविंग की ब्याज की बात करूंगा कि छोटा सा सेविंग का ब्याज है, मेरे को 1000-2000 रुपए का आया, जिसे मैंने अपनी आयकर विवरणी में इंक्लूड करना भूल गया। और अगर आप भूल जाते हैं तो आप अपनी आय अंडर मेंशन कर रहे हैं, अंडर रिपोर्ट कर रहे हैं, जिसके लिए आपको जुर्माना भी लगाया जा सकता है, नोटिस भी भेजा जा सकता है, इनकम भी। और आज के टाइम में तो क्या हो रहा है, इनकम टैक्स ने एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट का जो हमारा दायरा है उसे इतना ज्यादा बना दिया है, मैं हमेशा कहता हूं, इट इज द फाइनेंशियल होरोस्कोप ऑफ द एसएससी। आपकी जन्म कुंडली है, आपकी फाइनेंशियल वित्तीय कुंडली है जो आयकर विभाग के पास मौजूद है। तो कुछ भी इनकम, आपका 500-700 रुपए का सेविंग का ब्याज था और आपने अपनी रिटर्न में नहीं दिखाया, तो डिपार्टमेंट आपसे सवाल कर सकता है, आपको नोटिस भेज सकता है, आपसे कर की मांग कर सकता है, आप पर जुर्माना भी लगा सकता है। ओके सो इसमें लेकिन कुछ डिडक्शन भी मिलता है सेविंग बैंक अकाउंट का जो ब्याज है। आपने सही पॉइंट किया, हम एफडी के बारे में सोच लेते हैं, डिविडेंड के बारे में सोच लेते हैं, रेंटल कुछ इनकम हो रही है वो सोच लेते हैं, लेकिन सेविंग्स बैंक जो है वो एक बहुत बड़ी गलती करते हैं। लेकिन इसमें कुछ डिडक्शन भी मिलता है ना मनोज सर? देखिए, अब यही सबसे बड़ी गलती होती है। डिडक्शन क्या है? जो आपको इनकम से मिलेगा, पहले वो इनकम है तब वो डिडक्ट होना है। तो पहले आपको अपनी विवरणी में वो इंक्लूड करना है। जैसे धारा 80TTA में सेविंग बैंक ब्याज पर 10,000 रुपए तक की छूट है, डिडक्शन है। ये डिडक्शन है, एग्जम्पशन नहीं है दोस्तों। डिडक्शन और एग्जम्पशन में फर्क होता है। डिडक्शन मतलब पहले इनकम में इंक्लूड करना है, बाद में अगर आप उसको लेने के लिए एलिजिबल है तो डिडक्ट करना। और हम गलती क्या करते हैं, हम कहते हैं कि 10,000 रुपए तक एग्जम्प्ट है, इसे इंक्लूड करने की जरूरत नहीं। तो यही गलती हम करते हैं। अब हमें गलती का सुधार करते हुए यह भी ध्यान रखना है कि आप नए रजीम में हैं या पुराने रजीम में हैं, क्योंकि नए रजीम में कोई छूट नहीं मिलने वाली दोस्तों। तो नए रजीम में तो आपको 100 रुपए का बैंक ब्याज भी आया था, और अब 30% के टैक्स ब्रैकेट पे आते हैं तो आपने सरकार को 30 रुपए टैक्स कम दिया, जिसके लिए वो आपको चिट्ठी लिखेगी, पूछेगी। और एक मजे की बात बता दूं प्रियंका जी, आज सारी की सारी इंफॉर्मेशन जिसे मैंने फाइनेंशियल होरोस्कोप बोला, वो एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट में आ रही है। आपने 50 रुपए का, 100 रुपए का, 200 रुपए का ब्याज नहीं दिखाया तो वो कहेगा आपका पंजाब नेशनल बैंक में खाता था, आपने नहीं दिखाया, 200 रुपए का ब्याज है, तो यू हैव अंडर रिपोर्टेड द इनकम। और कोई इनकम अंडर रिपोर्ट हुई है तो उसके लिए उतना जुर्माना भी लगाया जा सकता है। ओके तो देखिए, बहुत ख्याल रखिएगा, सर ने अभी बताया ये डिडक्शन आपको दिखाना, उसको विवरणी में उसकी डिटेल देनी बहुत ज़रूरी है। तो जो सेक्शन 80 टीटीए का फ़ायदा सेविंग्स अकाउंट के ब्याज पर मिलता है बतौर डिडक्शन, क्या इसी तरह फिक्स डिपॉजिट से मिले ब्याज पर भी कोई डिडक्शन क्लेम कर सकता है क्या टैक्स पेयर? ये सीनियर सिटीजन के लिए है मैम, सिर्फ 80TTB। ओके, अगर आप अदर देन सीनियर सिटीजन हैं तो आपको 10,000 रुपए तक के सेविंग बैंक की ब्याज की छूट मिलती है। लेकिन अगर आप सीनियर सिटीजन हैं, आपकी आयु 60 वर्ष से ज्यादा की है, तो आपको 50,000 रुपए तक की ब्याज की छूट नहीं मिलती, डिडक्शन मिलती है। आगे एग्जम्पशन और डिडक्शन में फर्क होता है। फिर एक बार बता, डिडक्शन मींस पहले इनकम में इंक्लूड होगी देन डिडक्ट होगी। एग्जम्पशन मींस जो एकदम एग्जम्प्ट है, इंक्लूड करने की भी जरूरत नहीं। तो 80TTB में केवल और केवल सीनियर सिटीजन को
50,000 रुपए तक की ब्याज की छूट मिलती है। वो ब्याज सेविंग का भी हो सकता है, वो ब्याज पोस्ट ऑफिस का भी हो सकता है, वो ब्याज बैंक एफडी का भी हो सकता है, वो ब्याज कुछ और भी हो सकता है। टोटल 50,000 रुपए, लेकिन केवल सीनियर सिटीजन। ओके, इंटरेस्ट और इनकम पर। और पुराने रिजीम में नहीं, पुराने रिजीम में मिलेगी, नए रिजीम में नहीं। ओके, ये इसका भी अब ख्याल रखना है हमें, ठीक है। और एफडी से जो ब्याज मिलता है उस पर बैंक कई बार टीडीएस काटते हैं। ब्याज की रकम पर टीडीएस कब डिडक्ट किया जाता है, और क्या इस टीडीएस को रोका जा सकता है कि भाई बैंक ना काटे? बहुत अच्छा सवाल है प्रियंका जी। यहाँ पर भी काफी करदाता गलती कर रहे हैं। एक फॉर्म होता है हमारे यहाँ पर 15G या 15H। ये 15G और 15H फॉर्म देकर हम अपना कर बचा सकते हैं, लेकिन ये फॉर्म कब देना है ये हमें नहीं पता। यहाँ पर तो हर व्यक्ति बैंक में जा रहा है और 15G 15H देने के बाद कह रहा है मेरा टैक्स ना काटा जाए, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आपकी टोटल इनकम कर योग्य सीमा से ज्यादा है और आपकी इनकम पर कोई कर बनता है, तो प्लीज नोट कीजिए, आप 15G और 15H नहीं दे सकते। 15G और 15H एक किस्म का एक एफिडेविट है, जो अगर आपने गलत दिया तो आपको 7 वर्ष तक की सजा भी हो सकती है। तो अनजाने में गलत 15G 15H ना दें। 40,000 रुपए तक के ब्याज पर बैंक टीडीएस नहीं काटेगा। अगर आपका एफडी पे ब्याज 40,000 रुपए तक बन रहा है तो टीडीएस नहीं काटेगा, लेकिन 40,000 से ऊपर का अगर ब्याज है तो 10% टीडीएस है। लेकिन याद रखने वाली बात, क्योंकि 7 साल की सजा का प्रावधान है, गलत 15G और H कभी नहीं देना है किसी के कहने। ओके, सो 40,000 से ज्यादा अगर आपको मिल रहा है ब्याज, तब आपका टीडीएस कटेगा, और आप तब 15G और 15H भरने के लिए एलिजिबल होंगे अगर आपकी ओवरऑल इनकम जो है वो इतनी कर योग्य नहीं है, और इस ब्याज को भी मिला करके। राइट, मैं ठीक समझ रही हूँ ना सर? ओके, तो इस बात का ख्याल रखिएगा। और वैसे 40,000 से ज़्यादा अगर आपको मिल रहा है ब्याज, तो यानी बहुत बड़ी रकम आपने एफडी में की हुई है, और ऐसे में तो भाई टैक्स भरना पड़ेगा। लेकिन सर, आपने ये भी बार बार आप कह रहे हैं कि भाई आप मिस रिपोर्टिंग ना कीजिए, अंडर रिपोर्टिंग नहीं कीजिए। आपने अभी 7 वर्ष की जेल की बात की, तो क्या वो अगर आपने गलत 15G और 15H भरा, लेकिन अगर ब्याज की कमाई को रिटर्न में नहीं दिखाए कोई, तो किस तरह का एक्शन हो सकता है? लेकिन साथ ही में अब तो एआईएस में भी इसकी जानकारी होगी, तो इसे छुपाना तो मनोज जी बहुत मुश्किल होगा। देखिए, छुपाना बहुत मुश्किल है, लेकिन दिक्कत क्या है कि कई बार क्या होता है, मैंने रिटर्न भर दिया 31 मई में, लेकिन जुलाई तक मेरे पास समय है, तब तक मेरे एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट में वो रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा था। तो मैंने सोचा कि जब एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट में नहीं आ रहा है तो आईटीआर में दिखाने की भी क्या जरूरत है, मैंने डिस्क्लोज नहीं की। तो मैं यहां पर अपने दर्शकों को यह बताना चाहता हूं कि एफडी की कुछ भी आय है, चाहे आपकी एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट में आ रही है चाहे नहीं आ रही, आपने दिखानी है, और उसके ऊपर जो भी कर का भुगतान बनता है करना है। और अगर आप नहीं दिखा रहे हैं या कम दिखा रहे हैं या किसी और हेड में दिखा रहे हैं, तो या तो आप मिस रिपोर्टिंग कर रहे हैं और या अंडर रिपोर्टिंग कर रहे हैं। और इसके लिए हमारे इनकम टैक्स में है धारा 270A, जिसमें जो जुर्माना लगता है वो बहुत भारी लगता है। ओके, सो ना ही मिस रिपोर्टिंग कीजिए, ना ही अंडर रिपोर्टिंग कीजिए। वैसे अभी मनोज सर, कई लोग रिटर्न जैसे भर रहे हैं, आप उन्हें क्या कहेंगे? उनको एआईएस का वेट करके फिर ही भरना चाहिए, या भर दें जल्दी अगर उनके पास सारी जानकारी है? फॉर्म उन लोगों के 16 मेरे पास एडवाइस ये है कि अगर समय है तो वेट कीजिए, अगर समय नहीं है और आपको पहले भरना है, किसी कारणवश रिटर्न आपको पहले चाहिए, चाहे बैंक वीजा के लिए, फॉरेन वीजा के लिए चाहिए, बच्चे की पढ़ाई के लिए एजुकेशन लोन लेना है चाहिए, कोई और जरूरत है बैंक से लोन लेना है, आईटीआर आज ही चाहिए, तो हर आदमी को पता है, हर करदाता को पता है कि मेरी कितनी एफडी है। क्योंकि आदमी कुछ भी भूल सकता है, मेरा पैसा कहीं जमा है तो मैं भूलता नहीं। तो बैंक से जाइए, सर्टिफिकेट लीजिए, जितनी आपकी ब्याज की आमदन है, जितने भी बैंकों में एफडी हैं, सारा डिस्क्लोज कर दीजिए। एआईएस में आने की या ना आने की वेट ना कीजिए। आज एक नई धारणा चली है प्रियंका जी, लोग कहते हैं कि एआईएस में आएगा तो दिखा देंगे, क्योंकि आप ही कहते हो हर फाइनेंशियल होरोस्कोप है। अगर उस पंडित को कुछ ढूंढना रह गया आपकी कुंडली में,
और आपने नहीं दिखाया उसकी बात मानकर, और कल को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को कहीं से इंफॉर्मेशन मिल गई, तो फिर भी खतरे के बादल आप पे मंडरा रहे हैं। बिल्कुल। सो ना अंडर रिपोर्टिंग ना मिस रिपोर्टिंग, जो सही सही है वो बताइए, रिटर्न भरिए ईमानदारी के साथ। अच्छा, फैमिली पेंशन ये भी जो है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में आती है, राइट? और इसमें आप जिन लोगों को फैमिली पेंशन मिलती है उन्हें आपकी क्या सलाह रहती है, उनको ये कैसे दिखाना होगा? देखिए प्रियंका जी, पहले तो मैं यहाँ पे ना पेंशन और फैमिली पेंशन में फर्क समझा देना चाहता हूँ, क्योंकि लोगों को लगता है पेंशन भी अदर सोर्सेज में जाती है, फैमिली पेंशन भी अदर सोर्सेज में जाती है, जबकि ऐसा नहीं है। ओके। पेंशन तो वो है जो रिटायर्ड कर्मचारी को खुद मिल रही है। फैमिली पेंशन वो है जो उसके उत्तराधिकारी को, उसकी वाइफ को, उसके बच्चों को मिल रही है। तो फैमिली पेंशन जो है वो अदर सोर्स की इनकम है, वो सैलरी हेड की इनकम नहीं। तो फैमिली पेंशन को दिखाना नहीं भूलिए। फैमिली पेंशन आपको दिखानी पड़ेगी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में। इसमें 1/3 और 15,000 रुपए की छूट भी मिलती।